नमस्ते। सबसे पहले तो लता मंगेशकर जी का कल देहांत हो गया। हम सब लोग जब बड़े हुए, या बड़े क्या, जब बचपन से आज तक लता जी की आवाज़ शायद सबसे अद्भुत थी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ये कहना कि उनकी आवाज़ सबसे अच्छी थी या वो उससे कुछ ज़्यादा था। क्योंकि मुझे हरदम लगता है कि जब तक ईश्वर ने शायद उनको चुना था, शी वॉज ब्लेस्ड, कि इस तरह की आवाज़, इस तरह का, क्योंकि रियाज तो बहुत से लोग करते हैं, आवाज़ भी, लेकिन शायद ईश्वर ने जो उनको चुन के भेजा था, कि माँ सरस्वती का जो उनको अजीब सा वरदान था उनके ऊपर। ये सब जो भी म्यूज़िक लवर्स हैं जिनको कहते हैं, और ख़ास करके हिंदी गानों को सुनने के शौकीन हैं, उनके लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत क्षति जैसा है। कल जब उनका हुआ तो भाई नेशनली जो बॉलीवुड था पूरा, मुंबई इसके उसमें आ गया, शोक संतप्त थे। और जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको मुझे दिखी, जब वहाँ पे बाकी लोग तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री चली गई थी, लेकिन एक दृश्य आया जो बहुत से कैमरों ने कैद किया। जब शाहरुख खान वहाँ खड़े हैं उनके पार्थिव शरीर के पास, और हाथ उठा के दुआ के उसमें हाथ उठाए हुए हैं, और उसी के पास पूजा डल्लानी जी खड़ी हुई हैं जो हाथ जोड़ के वो भी भगवान को याद कर रही हैं। तो वो जो जो बेसिकली जिस चीज़ के लिए ये देश जाना जाता है, जो भारत का जो जो जिसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, उसका एक इंडिकेशन था। वो कहीं दिखा रहा था कि हम भारतीय, मतलब एक तरफ दुआ का हाथ था, एक तरफ प्रार्थना के लिए हाथ जुड़ा हुआ था, और वो किसी को भी देख के अच्छा लगा। लेकिन एक जो हाल के दिनों में एक नया शुरू हो गया है, उस पर भी ट्रोल्स घुस गए, और उन्होंने भी, मतलब शाहरुख खान के एक समुदाय के आने की वजह से उन्होंने तरह तरह की उसमें बातें करनी शुरू कर दी थी, जो मेरे हिसाब से किसी भी तरह से उचित नहीं था। क्योंकि जब लता मंगेशकर जी ने गाया तो उन्होंने बेहतरीन गाने गाए हैं, और उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनके जो कंपोज़र रहे हैं, उनके जो लिरिस्ट रहे हैं, उन्होंने जिस पिक्चरों के लिए गाया है, तो शायद लता जी ने कभी सोच के भी नहीं गाया होगा कि कौन किस संप्रदाय से आता है। और मुझे वहीं पे मैं एक बात इसलिए ऐड कर दूं, एक बड़ी बात ओवैसी साहब ने परसों पार्लियामेंट में कही थी। ओवैसी साहब ने परसों जब अपने उनके ऊपर हमला हुआ था उस पर वो बता रहे थे, तो उन्होंने वहाँ थोड़ा रेफरेंस राहुल गांधी का भी दिया, और राहुल गांधी की उस स्पीच का दिया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि दो भारत की कल्पना की थी, और उन्होंने कहा था कि एक भारत गरीबों का, एक अमीरों का, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। ओवैसी साहब ने उसकी परिभाषा अपने तरह से की। उन्होंने कहा कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से एक भारत जो है, जिसकी जो मोहब्बत की नींव पे खड़ा है, और एक नया भारत जो बनाने की कोशिश की जा रही है जो नफरत की बिना पर। और ये मुझे बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि एक इस तरह की भी परिभाषा एक नई शुरू हो रही कि उनसे नफरत करो, उनसे वो करो। मोहब्बत को धीरे धीरे कुछ लोग चाहते हैं कि वो नफरत से रिप्लेस हो। तो फिर से एक बार श्रद्धांजलि। लता जी, आप जहाँ भी हों, आपको हरदम याद किया जाएगा। कम से कम हिंदुस्तान में आपसे, स्वर के मामलों में तो कोई, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में आप से शायद आगे कोई निकल पाए। आपको एक बार फिर से श्रद्धांजलि। मैं आगे अपने शो के नॉर्मल बातें करूं, उससे पहले एक बार आपसे आग्रह कर लूं कि थोड़ा सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हर महीने आपको एक छोटा सा अंश सहायता के रूप में हम लोगों को देना होगा। और अगर आप हर महीने कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम मदद भी कर सकते हैं, एक बार भी मदद कर सकते हैं आर्थिक, और उसका डिटेल नीचे लिखा हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनाव जो टोटल संचालन है वो बिखर गया है। मतलब जैसे होता नहीं है, कभी कभी चीज़ें ग्रिप में नहीं आ रही हैं बीजेपी की। जो बीजेपी इसके लिए जानी जाती थी, ऐसा माना जाता था कि इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे दिन से अगले इलेक्शन की तैयारी होती है। ये माना जाता था कि 10 मार्च को इलेक्शन खत्म होगा, 11 मार्च से गुजरात के इलेक्शन और इन सब इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस बार ऐसा नहीं है। 3 दिन बाद पहले फेज के वोट पड़ने वाले हैं। बीजेपी का जो टोटल इलेक्शन कैंपेन है वो मुझे तो कम से कम बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं उसकी कुछ चीजें बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। नेतृत्व को ये चीज समझ ही में नहीं आ रही है, जो भी उनकी लीडरशिप है, जो भी इसको ड्राइव कर रही है इस इलेक्शन को, कि कौन सा इवेंट करें, कौन सा इवेंट नहीं करें, कौन सा इवेंट आ रहा है। जो क्योंकि ये इवेंट ओरिएंटेड पार्टी है, पार्टी नहीं, ये सरकार भी इवेंट ओरिएंटेड है। इसको सब इवेंट समझ में आता है, इवेंट नहीं समझ में आ रहा है। जैसे अभी आपको एक मैं इवेंट की बात बताऊं, क्योंकि ये दिग्भ्रमित है इसलिए ये हो रहा है। योगी जी को पर्चा अपना भरना था, अपना कैंडिडेचर भरना था गोरखपुर से।
अच्छा, जैसा कि वो था कि ठीक है बीजेपी हर एक चीज को इवेंट बनाती है तो उसको भी शायद इवेंट बनाएगी। तो योगी जी के नामांकन में अमित शाह साहब क्या कर रहे थे, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये उसको भी इवेंट बनाने के चक्कर में गए या नहीं गए, जो भी कारण था। पहली चीज, भाई अमित शाह साहब कोई पार्टी अध्यक्ष तो है नहीं, वो वहां क्या कर रहे थे? मतलब या तो वो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होते या प्रादेशिक पार्टी, उनसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अमित शाह साहब का एरिया जो डिफाइन किया गया है कि जिसको वो मैनेज करेंगे वो वेस्टर्न यूपी है। वेस्टर्न यूपी में 3 दिन बाद वोट पड़ने वाले हैं, आपकी प्रेजेंस वेस्टर्न यूपी में रहती तो ज्यादा अच्छा था, तो आप वहां क्या कर रहे थे? दूसरा, न आप गोरखपुर के हैं, भाई आप ये भी तो नहीं है ना कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपका कहीं भी ड्यूटी लगी हो लेकिन चूंकि गोरखपुर के आप हैं, ना आप यूपी के हैं, ये दोनों बातें हैं। अब जैसे गोरखपुर के लोकल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, 4 बार के एमएलए रहे हैं उस कंस्टिट्यूंसी से जहां से ये लड़ रहे थे, जहां से योगी जी लड़ रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी को रहना चाहिए था। वहां के लोकल एमपी हैं रवि किशन जी, मुझे नहीं दिखे थे, हो सकता है रवि किशन जी कहीं हो, मुझे नहीं दिखे रवि किशन जी। बगल के एमएलए पंकज चौधरी मंत्री हैं, उनको कहीं वो भी नहीं दिखे। और सबसे बड़ा मुझे जो कमी खटकी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है और जिसकी राजनीतिक रूप से जो सबसे हैवीवेट यूपी के मामले में अगर कहेंगे, वो राजनाथ सिंह जी हैं। मुझे राजनाथ सिंह जी भी नहीं दिखे वहां। तो क्या उनको जानबूझ के किनारे किया गया? या अमित शाह जी, अमित शाह की भी वही दिक्कत है कि अगर जो मोदी जी की दिक्कत है कि अगर मैं हूं तो कोई दूसरा नहीं, तो क्या अमित शाह जी भी इसीलिए किसी और को नहीं आने दिए कि अगर मैं हूं तो दूसरा नहीं? क्योंकि या तो मान लीजिए कोई ग्लैमरस होता, अमित शाह साहब को होता कि बहुत ग्लैमरस है, इनको देखने के लिए भीड़ टूट पड़ेगी। जैसे मैं ये मानता हूं कि अगर वहां पे हेमा मालिनी जी आती, उनका एक भाई कलाकार रही हैं, पिक्चर के अलावा उन्होंने डांस का एक बड़ा नाम है, स्मृति ईरानी जी हैं, अगर ये लोग कहीं पे भी जाती तो इनको मंत्री या एमपी होने के अलावा भी इनकी अपनी कला की वजह से भी लोग इनको देखने आते। अमित शाह साहब को लोग देखने आएंगे, आपको लगता है आम आदमी देखने आएगा? हाँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ हो सकती है, तो वो तो आपके साथ ऐसे ही है, उसको आपको मतलब वहां जाके अगर वो ही भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं जो भाजपा ही के वर्कर हैं, तो उससे फायदा, क्योंकि ये तो इवेंट बनाते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि नए लोग आ रहे हैं। जो मुझे लगता है उसका केवल और केवल एक कारण था कि अमित शाह साहब या जो भी बीचे, वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि मेरे और योगी जी के बीच में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि योगी जी और अमित शाह जी के बीच में मोदी जी के बाद कौन इस उत्तराधिकार को लेकर के खींचतान है। तो शायद इससे उनको लग रहा था कहीं नुकसान हो रहा है, तो इन चर्चाओं को बंद करने के लिए अमित शाह साहब गए थे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि उनके जाने से वहां कोई फायदा था। अब जैसे मैं किस लिए कह रहा हूं कि ये चुनाव बिखरा हुआ है, अब मैं दूसरी बात बताता हूं। बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जो पार्टी अपना सारे काम करे, भाई आप सरकार में थे, विकास की बातें आपको करनी है, आप विकास की बातें कर ही नहीं पा रहे हैं, आप तो वही हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगे हुए हैं। कभी आप कह रहे हैं किसी इसको जान का खतरा है, उसको जान का खतरा है, यही सब आप बात कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टो को रिलीज होना था रविवार को। अब ये कहा गया कि लता जी की मृत्यु हो गई है, श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोग इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। कब करेंगे रिलीज ये नहीं बताया। अरे भाई सोम को कर देते अगर आप उस दिन रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो नहीं रुक रहे हैं ना। मान लीजिए लता जी की मृत्यु से कोई चुनाव तो रुक नहीं रहे ना, चुनाव की डेट है 8 मंगल की शाम को पहले फेज का चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा। पहले पेज के चुनाव के प्रचार के कम से कम एक दिन पहले तक तो कहीं मैनिफेस्टो का कोई अता पता नहीं है। दूसरा जो एक बड़ी बात है, ये भी एक बिखराव को संकेत करे, ऐसा इंप्रेशन जा रहा है। अब इन लोग कहें उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन दें, कल मैंने कहा था तो उसमें कहा गया कि नहीं आप जाके वो वेदर रिपोर्ट देखिए, और वहाँ उत्तराखंड की जो रैली कैंसिल हुई उसमें वेदर बहुत ख़राब था। आज ये मैं लगा दे रहा हूँ, टीवी में आया कि बिजनौर, आज प्रधानमंत्री जी को बिजनौर में रैली करनी थी, बिजनौर की रैली के लिए सब तैयारी थी। टीवी कह रहा है कि वहां पे मौसम खराब है इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। अब इसके जवाब में जयंत चौधरी जी ने एक ट्वीट डाला, उन्होंने कहा कि वहां टेम्परेचर 17 डिग्री है, खूब बढ़िया बढ़िया धूप खिली हुई है, और ये कहां से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और मतलब ये कहां से कहा जा रहा है कि रैली इसलिए कैंसिल हो गई है क्योंकि वहां मौसम खराब है। और फिर उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि तुम वहां पे वहीं पे जाइए बिजनौर, और वहां से ग्रुप में आप वो खींच के फोटो भेजिए कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। क्यों
हिचकिचा रहे हैं इस जगह से आने से? मतलब वाई? क्या भीड़ नहीं आ रही है? क्या आपको लगता है कि आपका वो जो जादू है वो खत्म हो रहा है? एक चीज और इसको चलने से पहले बता दूं, ये भी एक अजीब सी चीज है और इस पे कितना ध्यान गया है। 5 तारीख को शनिवार को अनाउंस हो चुका था कि बिजनौर में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी रैली करेंगे, ठीक। 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि अब रैली खुल गई है, कितने लोग भी जा सकते हैं। रैली लेकिन ऑलरेडी 5 तारीख को अनाउंस हो चुकी थी, एक दिन पहले। चलिए, पूर्वानुमान कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि पूर्वानुमान हो गया हो, लेकिन मंडे को आप वहां आने से हिचकिचा रहे हैं ऑन द ग्राउंड कि वहां का मौसम खराब है। अब मैं थोड़ा बंगाल की बात कर लूं। बंगाल से एक नारा आया था इलेक्शन शुरू, खेला होबे। तो ये हुआ कि वहां खेला हो गया। खेला ये हो गया कि बीजेपी जो कह रही थी कि हम 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे, उनके साथ खेला हो गया। उसका एक वर्जन यहां पे सपा और विपक्ष की पार्टियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ खदेड़ा होबे, मतलब इनको यहां से खदेड़ा जाएगा। उस समय था कि ये चलिए, ये कोई एक नारा है जिसको कहते हैं, ये भी एक इस तरह की कोई इलेक्शन के समय का नारा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैंने सन 77 में पहली बार प्रॉपर ठीक से चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ से हेमवती नंदन बहुगुणा जी लड़े थे, फिर मैं गोरखपुर मैंने ठीक से इलेक्शन में, मेरे पिछले 45 साल के याद में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि उम्मीदवार को भगाया जा रहा है। ऐसा जरूर हर इलेक्शन में होता है कि कोई गांव, पूरे इलेक्शन में एक गांव, एक कोई ग्राम सभा कुछ ये लगाती, यहां कोई उम्मीदवार नहीं आएगा क्योंकि उसको ये रहता है कि हमारे यहाँ पुल नहीं बना था या पुलिया नहीं बनी थी या कोई लोकल समस्या का हल नहीं हुआ था, तो नो वन इज अलाउड, नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक पार्टी विशेष के लोगों को भगाया जा रहा है, ये भी बहुत मेरी याद में कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब जो मुझे लग रहा है कि ये कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा है। जय चौधरी जी का बयान आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इतना ज्यादा मत उग्र मत होइए, हर एक को आने दीजिए, वो कह रहे हैं। लेकिन इसका कारण जो मुझे लगता है, 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो किसान आंदोलन था उस समय जितने असंवेदनशीलता पूरी सरकार ने दिखाई और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे कहीं ना कहीं किसान हर्ट है। दूसरा जो मुझे एक और कारण लगता है, कोरोना में सबने किसी न किसी को खोया है और फिर आप मार के कि नहीं कोरोना में बहुत अच्छा था, कोरोना में बहुत अच्छा था। आज का पेपर में आया है, यूपी बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 16 करोड़ मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अरे भाई, 16 करोड़ लोगों ने पहले एक वैक्सीन लगवा ली है, तो 16 करोड़ यूपी में ही 16 करोड़ से ज्यादा आबादी और कहां है? तो ये क्या मतलब, लोग इससे भी थोड़े नाराज लग रहे हैं। अब मैं एक चलते एक इनके साथी की बात और बता दूं, बीजेपी के अनुप्रिया पटेल जी का आज बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि वी आर सेपरेट फ्रॉम बीजेपी एज फार एज हिंदुत्व इशू, हिंदुत्व के का जहां तक बात है, हम बीजेपी से फर्क है। उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट भी दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए मुस्लिम अनटचेबल नहीं है और पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति तो इसमें विश्वास नहीं करती है। अनुप्रिया जी, अगर आप ये सारी बातें कह रही हैं तो आपको अपने कर्म में भी ये दिखाना पड़ेगा कि आप धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी के साथ खड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि नहीं हम उनके साथ नहीं, ये ठीक नहीं होगा, लोग इसको मानेंगे नहीं। एक चीज़ और है कि ममता बनर्जी जी का दौरा आज से शुरू हो रहा, मतलब एक आज आएंगी और कल तक रहेंगी। वो एक तरह से अखिलेश यादव को बिल्कुल डायरेक्ट सपोर्ट देने आई हैं कि ये विपक्ष के अगेंस्ट अखिलेश यादव खड़े हैं और इनका आप सपोर्ट कीजिए। ये हो सकता है हम सब लोगों को लग रहा है कि 2024 की वो तैयारी कर रहे हैं कि उनको भी कहीं ऑपोजिशन को लीड करने का मौका मिले। लेकिन मैंने काफ़ी अपने जानने वालों से पूछा, उनका कहना है कि नहीं, ममता बनर्जी के आने से और इस तरह का चुनाव प्रचार में भाग लेने से ज़रूर असर पड़ेगा कई अलग अलग वर्गों में। कुछ लोगों का था नहीं, उनका नहीं, बंगाली नहीं, बहुत समाज में, क्योंकि उनको आज विपक्ष के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, तो उससे ज़रूर फर्क पड़ेगा। मैं अंत में आपसे एक इम्पॉर्टेंट आपको इंडिकेशन और दूंगा, बहुत छोटा सा, वो शायद इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि गठबंधन जितना ऑर्गेनाइज होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, खास करके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हैं, रोज़ ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी रैली करते हैं, वो कहीं पे भी आपाधापी नहीं है, वो अपनी बात कह रहे हैं, प्रोवोक नहीं हो रहे हैं इत्यादि।
कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने भी, जैसे कहते हैं ना, कि अपने को गैदर किया है। कांग्रेस ने गैदर ये किया है कि एक तो सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के पक्ष में अभी जा रही है कि कांग्रेस ने पंजाब में जो एक ऊहापोह की स्थिति थी ना कि इलेक्शन के बाद क्या सिद्धू कुछ बयान दे रहे थे, वो सब पे विराम लग गया है। चन्नी उनके सीएम फेस हैं और ये जब राहुल गांधी जी ने कहा तो ये एक उन्होंने ठीक काम किया। अनलाइक राहुल गांधी, उन्होंने चन्नी जी को भी खड़ा किया, उन्होंने सिद्धू को भी खड़ा किया। इन दोनों की प्रेजेंस में उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया और जहां पे सिद्धू जी ने चन्नी जी को अपने गले लगा के और उनका हाथ ऊपर करके अपना समर्थन भी चन्नी जी को दिया। तो एक तो इस पे विराम लग गया और मुझे ऐसा लगता है कि इसके होने से जरूर पंजाब में कांग्रेस को फायदा हुआ है। और केवल पंजाब में ही नहीं फायदा हुआ है, इसका फायदा यूपी में भी हो रहा है, क्योंकि जो फोर्थ जो उनकी लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स अब निकली है कांग्रेस की, उसमें चन्नी जी का भी नाम है कि जब उनके यहाँ शायद 20 तारीख को इलेक्शन हो जाए, 20 को उनके यहाँ वोट है, 20 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी जी यूपी में काफ़ी एक्टिव दिखाई देंगे, क्योंकि उनके आने से एक दलित वोट पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। चलते चलते मैं एक बात से सावधान कर दूँ, जैसे होता नहीं सावधान जागते रहो, रवीश कुमार ने ये काम किया है। कल उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने जब देखा तो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि सावधान। और वो ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइस 1 दिसंबर को पर बैरल $65 पर बैरल था, 1 जनवरी को $74 था और 4 फरवरी को $92.48 $92.48 था पर बैरल। मतलब 65 से यहाँ तक की जर्नी 2 महीने में करीब $30 बढ़ गया है, लेकिन रिटेल प्राइस नहीं बढ़े हैं। क्या आपको ये जानने की जरूरत है क्यों नहीं बढ़े हैं? इलेक्शन है। अब रवीश कुमार का कल उन्होंने खतरा ये बताया है कि अगर बीजेपी जीत गई तो 125 से ऊपर पेट्रोल होगा, 105-110 के ऊपर डीजल होगा, और अगर बीजेपी हार गई तो इस प्राइस को नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आने वाले और चुनाव हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आप महंगा पेट्रोल खरीदेंगे, आप महंगा डीजल खरीदेंगे, कि आपकी जेब अभी भी भारी है, आप चाहेंगे कि कम से कम पेट्रोल और डीजल के दाम यहीं पर रहें। थैंक यू सो मच।